हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अंकुश स्वाहा। एलटी ग्रेड 2018 पेपर सॉल्यूशन का ये हमारा पार्ट नंबर बी है और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। देखिए, इस पेपर के सॉल्यूशन का मेन पर्पज है कि आपको ये समझ आ जाए कि आपको किस लेवल तक की तैयारी करनी है। तो आपको ये परेशान नहीं होना है कि सर हमें ये सारे टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तो आपको बैच में सारे टॉपिक पढ़ने ही है। वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। बट बैच स्टार्ट करने से पहले, वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप इसके सॉल्यूशन को जरूर अच्छे से एक बार देख लीजिए, ताकि आपका माइंड उस लेवल पर जाकर के सेट हो जाए जिस लेवल पर तैयारी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन पिछली क्लास में हो गए थे, तो आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं कि which of the following is not the condition for three vectors a b and c for a b and c to be co-planar। इसमें से कौन सा कंडीशन नहीं है, तीन वेक्टर के को प्लानर होने का कौन सा कंडीशन नहीं है। ठीक है ना। तो को प्लानर वेक्टर का मतलब होता है सह समतलीय वेक्टर। को प्लानर वेक्टर्स का मतलब होता है सह समतलीय वेक्टर, यानी ऐसे सदिश या ऐसे वेक्टर जो एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन, एक ही तल में रहने वाले वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, को प्लानर वेक्टर बोलते हैं। और इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को प्लानर वेक्टर, अगर ये तीनों को प्लानर वेक्टर हैं तो कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये बनती है, पहली कंडीशन ये बनती है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, यानी कि तीनों वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ध्यान दीजिएगा, इसका सीक्वेंस हम साइक्लिक ऑर्डर में चेंज भी कर सकते हैं। वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी को हम बी डॉट सी क्रॉस ए बोल सकते हैं, या सी डॉट ए क्रॉस बी बोलते हैं, यानी ए के बाद बी के बाद सी, ये वाला ऑर्डर में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सबकी वैल्यू सेम होती है। और इसको लिखने का ये भी एक तरीका होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए बी सी, ऐसे करके भी आप यहां पर लिख सकते हैं। इसी चीज को लिखने का ये भी तरीका है। और इसको अगर आप डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में पहले वेक्टर का तीनों कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का तीनों कंपोनेंट और तीसरे वेक्टर का भी तीनों कंपोनेंट आप लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर ए एक्स, यहाँ पर ए वाई, यहाँ पर ए जेड, फिर उसके बाद ये बी एक्स बी वाई और बी जेड, फिर यहाँ पर आपका सी एक्स सी वाई और सी जेड आप लिख सकते हैं। और इसका ये जो रो है और ये जो कॉलम है, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये जो पहला कॉलम है उसको हम पहला रो बना सकते हैं, जो दूसरा कॉलम है उसको दूसरा रो बना सकते हैं, जो तीसरा कॉलम है उसको तीसरा रो बना सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वाले कॉलम को रो बनाएंगे तो आप लिखेंगे ए एक्स बी एक्स और सी एक्स। इस वाले को अगर आप कॉलम बनाए रो बनाएंगे तो आप लिखेंगे ए वाई बी वाई और सी वाई। और इस वाले को अगर आप कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए जेड बी जेड और सी जेड। ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 0। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने के ये अलग अलग तरीके हुए कुल मिला के। और अगर तीनों वेक्टर को प्लानर है तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, होती है। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर तीन वेक्टर एक ही सतह पर एक ही तल में स्थित हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी 0 के इक्वल होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब जो तीनों वेक्टर आपके पास है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इन तीनों में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी भी कांस्टेंट या नंबर से मल्टीप्लाई करके आप जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ये कंडीशंस होती हैं कोप्लानर होने की। तो सवाल में तो ये पूछा था कि कौन कोप्लानर होने की कंडीशन नहीं है। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। The excess pressure in a soap bubble of 2 millimeter radius if surface tension is 0.03 Newton per meter is। अगर सरफेस टेंशन 0.03 न्यूटन पर मीटर है और साबुन के बुलबुले का रेडियस 2 मिलीमीटर है तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा। एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है बुलबुले के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना अधिक होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर वाले सतह का प्रेशर
बाहर वाले सतह के प्रेशर से कितना अधिक होगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, दाब अधिक। तो अगर एक साबुन का बुलबुला हम बनाएं और इसकी त्रिज्या हम मान लें कितनी है, कैपिटल आर है, तो अंदर का जो प्रेशर है उसको पी इंटरनल, बाहर का जो प्रेशर है उसको पी आउटर या एक्सटर्नल आप बोल सकते हैं। तो ये जो पी इंटरनल में से पी एक्सटर्नल आप माइनस करेंगे, इसी को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर या दाब अधिक, जो कि 4T/R के बराबर होता है। साबुन के बुलबुले के केस में ये 4T/R होता है। बाकी पानी की बूंद हो या वायु का बुलबुला हो, उसमें 2T/R होता है। ठीक है ना। तो यहां से हम निकालेंगे ये सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव कितना दिया हुआ है, 0.03 न्यूटन पर मीटर। ये 4 इंटू में 0.03 आप लिखेंगे, अपान में रेडियस इसका 2 मिलीमीटर है, तो आप इसको लिखेंगे 2 मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड करने पर ये 2 हो जाएगा और ये 1000 इधर मल्टीप्लाई करेगा 30 हो जाएगा, कुल मिला के आएगा 60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दाब का मात्रक होता है, क्योंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। यहां पर ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल 60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। The second hand of a watch is a 5 centimeter long. The speed of the tip of this hand is. जो सेकंड वाली सुई होती है वो 5 सेंटीमीटर लंबी है, ऐसा ये बोल रहे हैं। घड़ी के अंदर जो सेकंड वाली सुई है इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। इस सुई की नोक की गति बतानी है, और मात्रक देखिए मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है। नोक की गति बतानी है और ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड में। इसका मतलब जो गति हम बताएंगे, जो वेग हम बताएंगे, वो कौन से वाला वेग होगा, कौन सी चाल होगी, वो रेखीय चाल होगी, कोणीय चाल नहीं होगी। तो भाई ये जो सेकंड वाली सुई है वो गोल गोल घूम रही है, वृत्तीय गति करेगी, v बराबर r इंटू ओमेगा का फार्मूला आपको पता होगा। ये ओमेगा का होता है फार्मूला, ओमेगा बराबर 2π/T। और जो सेकंड वाली सुई है, कौन सी सुई है, सेकंड वाली सुई है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है, फॉर सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई के लिए आवर्तकाल कितना होता है, सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा लगाती है 60 सेकंड में। एक चक्कर पूरा कितने समय में करती है, 60 सेकंड में, जिसको हम 1 मिनट भी कहते हैं। सेकंड वाली सुई एक चक्कर लगाती है 60 सेकंड में, तो इसके लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2π/T यानी 2π/60। ये आपका ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। और ये ओमेगा की वैल्यू और रेडियस, इसकी त्रिज्या जो है r, ये आप रख दीजिए। तो v बराबर r की वैल्यू कितनी है, ये है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में ध्यान रखना आपको, 5 सेंटीमीटर, और इंटू में ये ओमेगा की वैल्यू आप रखिए 2π और अपान में 60 सेकंड। ये सेंटीमीटर, ये सेकंड। इसको सॉल्व करिए, 5 गुणे 2 10, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो π/6 आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। और पाई की वैल्यू 3.14 है, अपान में 6 कर लीजिए, सेंटीमीटर पर सेकंड डिवाइड कर लीजिए। ठीक है ना, तो डिवाइड करेंगे 6 पंजे 30, 0.5 समथिंग करके आएगा, और 0.5 करके एक ही ऑप्शन है, तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं। अगर 0.5 करके और भी ऑप्शन होते तो हम इसको डेसिमल के दूसरे तीसरे डिजिट पर चेक करते, बट ऐसा नहीं है। ठीक है ना, एक ही ऑप्शन दिया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। टॉर्सनल कपुल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L/2, रेडियस स्मॉल r एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा बाय 1 कंप्लीट टर्न इज। एक सिलेंडर है, उसके नीचे वाले भाग को हमने फिक्स कर दिया, मतलब मान लीजिए जमीन से चिपका दिया, और ऊपर वाले भाग को पकड़ करके, दो किनारे से पकड़ करके ऐसे इसको हम घुमा रहे हैं, यानी ऐठन दे रहे हैं। ठीक है ना। अगर ऐसा इमेजिन करिए कि ये कोई सिलेंडर है और इसके नीचे वाले सतह को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद ये ऊपर वाला जो सतह है, एक किनारे इधर और एक किनारे इधर पकड़ करके आपने ऐसा कपुल यानी टॉर्क लगाया है, इस वाले हिस्से को अंदर की तरफ और इस वाले हिस्से को बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये घूमेगा। तो इसमें जो ऐठन आएगी उसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि कितना टॉर्सनल कपुल लगाएंगे, कितना ऐठनकारी बलयुग्म लगाएंगे, उसका मान बताना है। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, टॉर्सनल कपुल का एक फार्मूला है, टॉर्सनल कपुल। ठीक है ना, ऐठनकारी बल युग्म,
ये फार्मूला होता है टाउ बराबर सी इंटू में थीटा, टाउ इज इक्वल टू सी इंटू में थीटा। इसमें जो सी है वो क्या है आप देखिए, इसमें अगर आप सी को निकालेंगे तो हो जाएगा टाउ अपान में थीटा। टाउ मतलब क्या, इसको ऐठन ऐठन इसमें करेंगे तो ऐठन करने के लिए रिक्वायर्ड बल आघूर्ण है, कपुल है। और ये थीटा क्या है, थीटा है इसका जो भी कोई सतह आप इमेजिन करेंगे, ऐठन के बाद ये सतह कितने कोण से घूमेगा, ये जो सतह यहाँ पर है ये ऐठन के बाद घूम करके इधर कहीं चला जाएगा, तो बीच में जो कोण बनेगा ये वो कोण थीटा है, ठीक है ना, यानी ये ट्विस्ट एंगल है। तो ये जो सी है ना, इसको हम बोलते हैं टॉर्सनल कपुल पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्सनल कपुल पर यूनिट ट्विस्ट, यानी एकांक कोण के लिए आवश्यक बल आघूर्ण, एकांक कोण घुमाने के लिए या ट्विस्ट करने के लिए आवश्यक ऐठनकारी बल युग्म, ये टाउ है। तो इसको हम टॉर्सनल कपुल पर यूनिट ट्विस्ट भी बोलते हैं, टॉर्सनल कपुल पर यूनिट ट्विस्ट, या फिर इसको और एक नाम से टॉर्सनल रिजिडिटी भी बोलते हैं, टॉर्सनल रिजिडिटी। अब देखिए इसकी हिंदी तो मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली क्या बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी टर्म को, बट ये जो चीज है टॉर्सनल का मतलब होता है ऐठन से, टॉर्सनल कपुल पर यूनिट ट्विस्ट का मतलब एकांक घूर्णन के लिए या एकांक ऐठन के लिए आवश्यक ऐठनकारी बल युग्म आप इसको बोल सकते हैं। और इसके लिए एक फार्मूला भी होता है टाउ सी इक्वल टू टाउ बाई थीटा आप कह रहे हैं, इसके अलावा हम सी को ऐसे भी लिखते हैं ईटा पाई आर पावर 4 अपान में 2l, ईटा पाई आर पावर 4 अपान में 2l, जहां पर आर क्या है, ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस है, एल क्या है, एल इसकी लंबाई है, ठीक है ना। ईटा पाई आर पावर 4 अपान में 2l, ईटा क्या है, इसका अपना दृढ़ता गुणांक है जिस मटेरियल का ये बना हुआ है। तो यहां पर आप सॉल्व करिए, सवाल में देखिए बोल रहे हैं 1 कंप्लीट टर्न, एक चक्कर अगर पूरा घूम जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई रेडियन हो जाएगी। तो फॉर 1 कंप्लीट टर्न, फॉर 1 कंप्लीट टर्न थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और इस सवाल के अंदर दिया हुआ है कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, l/2 है। तो इस सवाल में लेंथ l नहीं दिया है बल्कि l/2 दिया है, तो जो हम l लिखा करते हैं, लेंथ लिखा करते हैं, वहां लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, l/2 होगी। तो एक काम कर लीजिए, इसको कैपिटल L बोल दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर ये कैपिटल L लंबाई का है तो कैपिटल L लिखेंगे, स्मॉल l होगा तो स्मॉल l लिखेंगे, l/2 होगा तो l/2 लिखेंगे। तो अब आप देखिए सिंपल सी बात, टाउ का रिजल्ट कितना आएगा, सी की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा ईटा पाई आर पावर 4 अपान में 2 टाइम्स लेंथ, लेंथ कितना है सवाल में दिया है l/2, l/2 रखेंगे इनटू में एक चक्कर घूमने के लिए जो कंप्लीट टर्न होगा उसमें एंगल कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन का, तो यहाँ पर आप 2 पाई रखिए। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसी को आप लिख लीजिए जो भी आंसर आ रहा है। तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कितना बचा, एक 2 बचा, और ये पाई मिलकर के पाई का स्क्वायर बनेगा, और ये आपका आर का पावर 4 है, तो 2 पाई स्क्वायर आर पावर 4 ईटा भी है, 2 ईटा पाई स्क्वायर आर पावर 4, और अपान में क्या बचेगा, यहाँ पर एल बचेगा, 2 ईटा पाई स्क्वायर, 2 ईटा पाई स्क्वायर आर पावर 4 अपान में एल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। नहीं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी कैसे आएगा, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर l/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये वाला 2 रह जाएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए, अगर इसकी लंबाई l होती तो फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता, क्योंकि लंबाई l पर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाता, बट यहां पर l/2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 2 पाई स्क्वायर ईटा आर पावर 4 अपान में एल। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। यहां पर ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, और फिर इसके आधार पर एक कोड बनाया गया है, कौन सा कोड सही है ये आपको बताना है। लिस्ट 1 में यहाँ ए बी सी डी है, ठीक है ना, ये डी वाला पार्ट कहां चला गया, एक सेकेंड, इसको और ऊपर ले जाना होगा, ये अंदर चला गया, तो एक काम करते हैं, चलिए इसको इंग्लिश से ही काम चला लीजिए, इसमें ये इंग्लिश वाला पोर्शन है इसका, ऑप्शन नंबर डी का। तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि लिस्ट 1 और 2 को, लिस्ट 1 में दिया है ए बी सी डी, और लिस्ट जो 2 है उसमें दिया है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसमें हमें
इसमें हमें इन दोनों को मैच करके बताना है कौन सा करेक्ट इसका ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले आप देखिए निकालना क्या है हमें, जो लिस्ट 1 है उसमें दिया बॉडी रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटरल एक्सिस। जितनी भी बॉडीज दी गई हैं वो कैसे घूम रही हैं, उनके डायमीटर से गुजरने वाले अक्ष अक्ष के परितः घूम रही हैं। और ये क्या दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन यानी घूर्णन त्रिज्या का मान यहां पर दिया हुआ है। तो घूर्णन त्रिज्या का मान कभी भी आप देखिए किसी भी तरह की वस्तु का जड़त्व आघूर्ण बराबर m इंटू में के स्क्वायर। यहाँ जो k है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी k को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन या घूर्णन त्रिज्या। इसी k को बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन या घूर्णन त्रिज्या। ठीक है ना, ये त्रिज्या नहीं है, ये घूर्णन त्रिज्या है, ये अलग चीज है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण बराबर कैपिटल M यानी वस्तु का द्रव्यमान और रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर, ये हमें फार्मूला पता है। तो हमें बताना है कौन सा रिलेशन किससे मैच करेगा, ABCD 1 2 3 4 किसके साथ मैच करेगा। पहला केस है सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। सॉलिड स्फीयर के केस में हमें बताना है रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना होगा। तो जरा देखिए सॉलिड स्फीयर का केस यहां पर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में अगर आप ये सॉलिड स्फीयर लेते हैं और इसके डायमीटर के अबाउट ये अगर घूम रहा है, डायमीटर से गुजरने वाले अक्ष के परितः ये घूम रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना लिखते हैं, ठोस के लिए 2/5 mr² होता है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। बाकी अगर इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो mk²। तो यहाँ क्या लिखेंगे, mk और स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने पर k की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा रूट के अंदर 2/5 और उसके बाहर आ जाएगा r। यानी ठोस गोले के लिए रेडियस ऑफ जाइरेशन रूट में 2/5 इंटू रेडियस होगा। रूट में 2/5 और रेडियस यहीं पर है, मतलब जो ए वाला पार्ट है वो 1 के साथ मैच करेगा, ये बिल्कुल सही है, इसको इसी से मैच कराना है। तो ए वाला 1 के साथ जा रहा है, तो देखिए ए 1 के साथ जा रहा है, 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 कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है इस वाले से। अगले से चलते हैं, अगला है थिन स्फीरिकल सेल ऑफ रेडियस r एंड मास m। खोखला गोला है इस बार क्या है, खोखला गोला है। तो खोखले गोले के लिए क्या होता है, ये तो सॉलिड का था, अब हम हॉलो की बात करेंगे या स्फीरिकल सेल की बात करेंगे। तो खोखले स्फीयर के लिए क्या होता है, अगर ये खोखला स्फीयर है और इस अपने डायमीटर के अबाउट घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये होता है 2/3 mr²। और अगर आप इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो mk², m से m अभी भी कैंसिल होगा, इस बार k की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी रूट में 2/3 और यहाँ पर आ जाएगा r, रूट में 2/3 और r आ जाएगा। तो ये रूट में 2/3 r ये कहां पर है, ये लास्ट में है, मतलब जो ऑप्शन बी वाला है वो जाएगा एकदम, ये जाएगा 4 वाले के साथ मैच करेगा। ऑप्शन बी 4 के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी 2 गड़बड़ है, सारे ऑप्शन गड़बड़ है। असल बात तो ये है कि सारे ऑप्शन सेम लिख दिए गए है ना, यहाँ पर सारे ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, ABCD 1 2 3 4 गड़बड़ हो गया है, इसलिए मैच नहीं करेगा। तो हम अपने से ही कर लेते हैं, ये इसके साथ मैच करेगा, ये इसके साथ मैच करेगा। अगला है सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। सर्कुलर रिंग का केस है, तो जरा देखिए रिंग के केस में क्या होगा, रिंग के केस में क्या बनेगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन। देखिए रिंग अगर ये है और रिंग के केस में आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने याद किया वो इस वाले अक्ष के जियोमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट आपने याद किया है, ये कितना होता है, रिंग के केस में होता है mr²। लेकिन बात यह है कि सवाल में यह दिया गया था कि जो भी बॉडीज लेंगे वो अपने डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। तो डायमीटर तो ये हुआ या फिर ये हुआ या कोई और ले सकते हैं, केंद्र से गुजरते हुए और दोनों छोर को टच जो करेगा वही तो डायमीटर है, ये वाली लाइन डायमीटर नहीं है। तो इस वाले एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करेगा तो mr² होगा, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं, हमें डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। और इसके लिए आप दो डायमीटर इमेजिन करिए, एक ये डायमीटर इमेजिन करिए और एक दूसरा जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा वो वाला डायमीटर इमेजिन करिए। तो देखिए ये वाला डायमीटर जो x डायरेक्शन में है, ये वाला डायमीटर जो y डायरेक्शन में है और ये वाला जो लाइन है जो z डायरेक्शन में है, ये तीनों यहाँ इस वाले पॉइंट पर सेंटर पर एक दूसरे को कट कर रही हैं और आपस में एक दूसरे के लंबवत भी हैं। तो थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर आप के अकॉर्डिंग आप देखें तो वो कहता है ये आई जेड बराबर क्या, आई एक्स प्लस में आई वाई। और यहाँ पर जो आई एक्स और आई वाई है वो डायमीटर के ही दोनों काम कर रहे हैं, तो आई डायमीटर प्लस आई डायमीटर 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इधर आके डिवाइड करेगा, यानी आई डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और आई जेड
और इसी z वाले एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता था कितना mr स्क्वायर, हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन करके ये रिजल्ट निकल के आता है। तो आप इसको, जगह की कमी है इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, कि अगर आपके पास कोई रिंग है और रिंग अगर घूम रहा है अपने डायमीटर वाले अक्ष के अबाउट, तो ऐसे में आई डायमीटर बराबर क्या होता है, ये होता है 1/2 mr स्क्वायर। और इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे आई डायमीटर की जो वैल्यू आई उसको, तो आप लिखेंगे एम के स्क्वायर बराबर 1/2 mr स्क्वायर। फिर m से m कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू आएगी r/√2। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/√2। तो ये जो रिंग का केस है वो r/√2 के साथ मैच करेगा, यानी इसके साथ मैच करेगा। जो लास्ट बचा वो तो अब समझ में आ गया कि आपको इसी के साथ जाएगा। ये कैसे जाएगा ये भी देख लीजिए। डिस्क का केस है और डिस्क, ये तो रिंग का केस था। अगर आप डिस्क के केस में जाएंगे तो यही, अगर रिंग की बजाय ये डिस्क है तो डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पर कितना आता है, ये होता है आई डायमीटर इज इक्वल टू 1/4 mr स्क्वायर होता है। वही थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्स के फार्मूले से हम इसको निकालते हैं और फिर इसको हम m के स्क्वायर के बराबर करेंगे, m से m कैंसिल होगा तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से आएगा r और यहां से आएगा 2, तो r/2। तो ये जाएगा r/2 के साथ। ठीक है, ऑप्शन गलत है बट आप ये क्वेश्चन मैचिंग आप देख लीजिए, यानी a जाएगा 1 के साथ, b जाएगा 4 के साथ, और c जाएगा 2 के साथ, और d जाएगा 3 के साथ। ठीक है, हाँ ये ऑप्शन ही गलत बने हुए थे इसलिए गड़बड़ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। The frequency of a light spring when 1 kilogram weight is suspended on its end is 4 oscillation per second। क्या करेंगे, एक हल्की सी स्प्रिंग है, क्या है, एक हल्की सी स्प्रिंग है और यहां पर जो भार लटकाया गया वो कितना है, वो कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम है। अगर यहां पर 1 किलोग्राम लटकाया जा रहा है तो ये जो स्प्रिंग ऑसिलेट करेगी ऊपर नीचे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते टाइम ऑसिलेट करेगी, तो कह रहे हैं 4 ऑसिलेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 4 बार ऑसिलेट करेगी। और आपको पता है डिफिनीशन, अगर आपको पता हो आवृत्ति और आवर्तकाल की डिफिनीशन अगर आपको पता हो, आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हुए, और आवर्तकाल का मतलब है एक ऑसिलेशन पूरा होने में कितना समय लगा। एक ऑसिलेशन पूरा होने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल बोलते हैं, और 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं उसको हम आवृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ सवाल में दिया है 4 ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 4 ऑसिलेशन हो रहे हैं, मतलब इसकी जो आवृत्ति है वो कितनी है, वो 4 है, और आवृत्ति है 4 ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी 4 हर्ट्ज आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो 4 ऑसिलेशन पर सेकेंड ये दिया हुआ। आगे कह रहे हैं कि इफ 4 किलोग्राम वेट सस्पेंडेड टू द सेम स्प्रिंग, यही स्प्रिंग रहेगा, अगर दोबारा से यही स्प्रिंग रहेगा लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर 4 किलोग्राम लटकाएंगे तो इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी आपको बतानी। अब आप बताइए, अगर अगली बार भी स्प्रिंग सेम है तो इसका मतलब कि स्प्रिंग की सारी क्वालिटी भी सेम होगी। स्प्रिंग की क्वालिटी का मतलब स्प्रिंग जिससे बना है वो चीज सेम रहेगा, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट के बोलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट या बल नियतांक, स्प्रिंग नियतांक बोलते हैं, ये सेम रहेगा। बस इस बार 1 किलोग्राम की जगह पर 4 किलोग्राम हमने लटका दिया है, तो नई जो फ्रीक्वेंसी आएगी वही हमें बताना है। तो हमें देखना होगा फ्रीक्वेंसी का इस द्रव्यमान से क्या संबंध होता है। तो आपने पढ़ा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन में T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर m अपान में k। m मतलब जो द्रव्यमान आपने लटकाया है वो, और k मतलब इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी नहीं, हमें टाइम पीरियड नहीं, हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करना है। तो फ्रीक्वेंसी और एक बराबर 1/, टाइम पीरियड, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। तो यहाँ पर आप जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 पाई बन जाएगा, और स्क्वायर रूट में k अपान में m बन जाएगा। अब देखिए दोनों ही केस में स्प्रिंग सेम है, मतलब k की वैल्यू सेम है, तो जो आवृत्ति का मान बदलेगा वो द्रव्यमान की वजह से बदलेगा। आवृत्ति में जो भी परिवर्तन आएगा वो द्रव्यमान की वजह से आएगा, क्योंकि k का मान दोनों में सेम है, सेम स्प्रिंग है। तो यानी यहां से आप ये कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/√√ में मास। तो अगर आप इसमें रेशियो निकाल लें, दूसरे वाले केस की फ्रीक्वेंसी अपान पहले वाले केस की फ्रीक्वेंसी, और उल्टा रिलेशन है तो क्या आएगा, पहले वाले केस का मास अपान में दूसरे वाले केस का मास। F2/F1 बराबर M2/M1 नहीं होगा, उल्टा रिलेशन है ना, व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पर आएगा M1/M2। वैल्यू रखिए, पहले वाले केस में कितना द्रव्यमान रखा था, पहले वाले केस का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, दूसरे वाले केस का द्रव्यमान कितना है 4 किलोग्राम, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा। F2/F1 बराबर 1/2। तो यहां से आप देखिए F2 बराबर कितना हो जाएगा, F2 बराबर तिरिये गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई F1/2,
F1 का मान कितना है, F1 का मान 4 है, तो 4/2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 हर्ट्ज या 2 ऑसिलेशन पर सेकेंड आप कह सकते हैं, 2 ऑसिलेशन पर सेकेंड इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 ऑसिलेशन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27, आगे बढ़े। पीडीएफ तो आपको ये मिल ही जाएगा, तो स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फिर आप इसको अपना नोट्स अच्छे से बना लेंगे। नोट्स बनाना मस्ट है, आपको पीडीएफ भले ही मिल रहा है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, नोट्स आपको डेली बनाना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m execute a simple harmonic motion of amplitude a and frequency n, the maximum kinetic energy is। अ पार्टिकल ऑफ मास, एक कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वो सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका आयाम कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, स्मॉल a है, और उसकी आवृत्ति कितनी है, स्मॉल n है, तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो देखिए, सरल आवर्त गति में 3 फार्मूले तो जरूर ही याद रखिए। पहली बात तो विस्थापन का समीकरण y = a sin ओमेगा t, अगर इनिशियल फेज फाई 0 है। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2, अच्छा दूसरा पहले आप ये वेलोसिटी का फार्मूला देख लीजिए, v बराबर ओमेगा √a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, वेग ये v का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। तीसरा फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 m और ये y स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और y स्क्वायर, दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो कुछ कुल ऊर्जा का फार्मूला, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का दूसरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, पहला वाला बचेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। ये इतने फार्मूले तो एकदम रटे होने चाहिए। अब इस सवाल में पूछा गया है क्या, अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब ये बताइए, जब गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको दिख रहा है, ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, इसका मान अधिकतम कब आएगा, देखिए इसके गतिज ऊर्जा के फार्मूले में लास्ट में माइनस में y स्क्वायर है, मतलब इस पूरी वैल्यू में से कुछ माइनस हो रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि ये गतिज ऊर्जा अधिकतम आए, तो जो माइनस वाला पार्ट है, जो माइनस हो रहा है वो 0 हो जाए, मतलब कुछ माइनस हो ही ना, है ना। अगर y का मान 0 कर दें तो ये गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इफ y = 0 देन k = k max। अगर y की वैल्यू 0 कर दे तो ये जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी ये भी देखिए, ये आपका हो जाएगा 1/2 गुणे m और ये ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर ये हो जाएगा a का स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। ओमेगा के बारे में आपको पता है, ओमेगा = 2π/t होता है, और 1/, आवर्तकाल को आवृत्ति बोलते हैं, 1/, आवर्तकाल को आवृत्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर आवृत्ति को f लिखिए चाहे स्मॉल n लिखिए, सवाल में स्मॉल n दिया था तो हम स्मॉल n लिख रहे हैं। अभी पीछे घड़ी वाले सवाल में भी तो हमने यही किया ना, ओमेगा = 2π/t, यहां भी कर रहे हैं, ये आवृत्ति है, ये कोणीय आवृत्ति है, तो ओमेगा की जगह पर 2πf या 2πn रखेंगे, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आएगी, 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे ओमेगा की जगह पर 2π और ये n हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये a का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/2 m, इसका स्क्वायर करिए कितना आएगा, 4π² n स्क्वायर और a स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा k मैक्स। ये क्या हो जाएगा, k मैक्स 1/2 इंटू m इंटू में 4π² n स्क्वायर a स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अच्छा 2 से ये आप कैंसिल भी कर लीजिए, इसको 4 है तो 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2m π² n स्क्वायर a स्क्वायर, ये है k मैक्स, ठीक है ना, 2m π² n स्क्वायर a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आई एम स्टडिंग फिजिक्स आफ्टर 6 years एंड आई वांट टू क्लियर द एग्जाम, आई विल मेक फुल एफर्ट्स विद योर गाइडेंस, कैन यू, आई विल डू इट सर। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। मेंस की क्लास कब स्टार्ट होगी, मेंस की क्लास नहीं होगी, ठीक है, मेंस की क्लास नहीं होगी अभी, और बिल्कुल कर सकते हैं 6 साल बाद या 8 साल बाद कर रहे हैं, लेकिन इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे कि आप 6 साल बाद पढ़ रहे हैं, तो आपका एफर्ट बाकी लोगों के रिस्पेक्ट में ज्यादा ही होना चाहिए, आपका एफर्ट ज्यादा ही होना चाहिए, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको, तभी ये चीज पॉसिबल है ना। आपको एफर्ट बाकियों से ज्यादा बढ़ाना होगा, और सिर्फ फिजिक्स से नहीं होगा, केमिस्ट्री का भी पैरेलल आपको
एफर्ट उसके लिए भी इक्विवेलेंट देना होगा और जीएस का भी ध्यान रखना होगा, तभी ये काम बनेगा। मतलब सबका मिला जुला कंबाइंड इफेक्ट अगर सही रहा तभी रिजल्ट आएगा, एक सब्जेक्ट से नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। और रही बात फिजिक्स की, तो हमने आपकी जिम्मेदारी फिजिक्स की ली है। फिजिक्स में आपको कहीं से कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, बस इतना ही बोल सकता हूं, और बाकी इससे ज्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं है। समय के साथ ही ये चीज आप फील कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बातें तो हम कितनी भी बड़ी कर लें, लेकिन काम अगर नहीं हुआ तो बोलने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे। बट ये अगले 2 4 6 क्लास के बाद आपको ये पता चलेगा कि चीजें आपको, चाहे 6 साल या 8 साल बाद आप पढ़ रहे हैं, चीजें आपको धीरे धीरे कनेक्ट हो रही, समझ में आ रही। अभी हम थियरी वाले टॉपिक पर आएंगे कल, और हम ये पेपर सॉल्व करा लें, थियरी पर आने दीजिए, उसके बाद चीजें हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज कनेक्ट करते हुए चलेंगे। आगे बढ़े। नहीं नहीं, देखिए आप जैसे ना कोई भी यूनिट अगर आप सोच रहे हैं कि पहले ये यूनिट पढ़ना है फिर बाद में ये यूनिट पढ़ना है, मैं सच आपको बात बता रहा हूं, हालांकि आप जो भी यूनिट बोलेंगे हम उसको स्टार्ट करेंगे, हमें तो पूरा सिलेबस ही पढ़ाना है, और हम कहीं से भी शुरू करें हमारे सिलेबस में कुछ ना कुछ माइनस ही होगा। बट मेरी एक बात समझिएगा, आप चाहे मैकेनिक से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से, चाहे ऑप्टिक से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, जितना बड़ा यूनिट होता है उतना ज्यादा उसकी वेटेज की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि एग्जाम में ये डिवाइड नहीं है कि किससे कितने ज्यादा क्वेश्चन या कम क्वेश्चन आएंगे। तो ज्यादा यूनिट, बड़ा यूनिट होने का मतलब ज्यादा टॉपिक्स हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है ना। बाकी आप जो भी बोलेंगे हम वो टॉपिक से आपका स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ठीक है। आप जो भी यूनिट आप लोग बोलेंगे वही यूनिट स्टार्ट कर देंगे। तो कल ये सॉल्यूशन आपका पूरा हो जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सीक्वेंस में ही चलेगा, मैकेनिक से ही स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बात करेंगे इस बारे में, कल हमारा पेपर और सॉल्व हो जाए उसके बाद। आइए एक टॉपिक देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली यूपी पीजीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन नहीं आता है। यूपी टीजीटी तो छोड़ दीजिए, यूपी पीजीटी के भी सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं आता है, बट एलटी ग्रेड जो आपका इक्विवेलेंट टू टीजीटी है उसमें ये सवाल आया, और एक नहीं दो दो सवाल आए हैं इस तरह के टॉपिक से। तो मतलब आपको अपने स्टैंडर्ड का विशेष ध्यान रखना है। जीआईसी लेक्चरर का जो एग्जाम होता है ना, उसमें जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए हैं, फर्क सिर्फ इतना है उसमें सिलेबस बड़ा है और आपका सिलेबस थोड़ा कम है। कम का मतलब फिजिक्स आपका उस फिजिक्स से कम है, बाकी केमिस्ट्री तो आपको पढ़नी है, तो कुल मिला के तो ज्यादा ही है। बट आपका जो क्वेश्चन है इसमें कहीं ये कोई जो है गुंजाइश नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं है कि आपका एग्जाम थोड़ा छोटा है तो क्वेश्चन भी इजी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल देखिए दिया हुआ कि द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ सर्टेन सिस्टम इज डी टू यहां पर होगा एक्स, डी टू एक्स dt स्क्वायर प्लस 2k dx बाई dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, है ना, ऐसा करके दिया हुआ है, ऐसा करके दिया हुआ है। और इसमें कह रहे हैं कि इफ ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन के कौन सा है, यहां पर जो के लिखा है उसी वाले के की बात कर रहे हैं। द टाइम इन विच द एम्पलीट्यूड फॉल्स टू 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, क्या बोल रहे हैं, द टाइम इन विच एम्पलीट्यूड फॉल्स टू 1/e ऑफ इनिशियल वैल्यू, वो समय बताना है। कौन सा समय, वो समय बताना है जिस समय में आयाम यानी एम्पलीट्यूड अपने प्रारंभिक मान का 1/e हो जाता है, घट करके 1/e टाइम्स हो जाता है, वो टाइम आपको बताना है। देखिए अगर इस क्वेश्चन के डिटेल में जाए तो कहानी कुल मिला के ये है कि आपने पढ़ा होगा जब भी कोई ये चीज ऑसिलेट कर रही है, मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है और ये ऑसिलेट कर रहा है, ये कोई ऑसिलेटर है और ये ऑसिलेट कर रहा है, तो 3 तरह का ऑसिलेशन आपने पढ़ा होगा। एक होता है फ्री ऑसिलेशन जिसको हम मुक्त दोलन बोलते हैं, जिसमें इसके दोलन का जो आयाम है वो नहीं घटता है और ये पूरे अनंत काल तक ऐसे ही ऑसिलेट करता जाएगा, इसके दोलन का आयाम यानी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन नहीं बदलेगा, नहीं घटेगा। इसको फ्री ऑसिलेशन या मुक्त दोलन बोलते हैं, और ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल केस है, आइडियल केस है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, बाकी विस्कस फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड घटेगा ही घटेगा, इसकी एनर्जी घटेगी घटेगी और एक टाइम के बाद में ये रुक जाएगा। तो ये जो केस है इसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मुक्त दोलन या फिर फ्री ऑसिलेशन।
दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस वही प्रैक्टिकल वाला केस होता है कि इसको आपने ऑसिलेट करके छोड़ दिया, जब ऑसिलेट करके आपने छोड़ दिया तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी एयर के रेजिस्टेंस की वजह से, यहाँ के फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी घटते घटते क्या हो जाती है, इसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है और ये ऑसिलेशन रुक जाता है। इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, अवमंदित दोलन बोलते हैं। और तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस भी यही वाला केस है, लेकिन जब ये एम्पलीट्यूड इसका घटेगा तो एम्पलीट्यूड अगली बार देखिए यहीं पर जा रहा है, यहीं से लौटने वाला है, तो क्या करते हैं, जब इसका एम्पलीट्यूड घटने को होता है तो पीछे से एक फोर्स लगा देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा झूला झूल रहा हो, तो झूले को अगर आप एक बार डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए तो वो पूरा करते 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 एक टाइम पे रुक जाता है। वो ये वाला केस है, अवमंदित दोलन या डैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन अगर वही झूले को एक दूसरा आदमी पीछे खड़ा होकर के टाइम टू टाइम उसको धक्का देता रहे, एक निश्चित टाइम इंटरवल पर उसको धक्का देता रहे, एक फोर्स लगाता रहे, तो उसका एम्पलीट्यूड मेंटेन रहता है और वो झूला उतने ही आयाम पर झूलता रहेगा या ऑसिलेशन मेंटेन रहेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड ड्रिवन ऑसिलेशन। इसको हम फोर्स्ड या ड्रिवन ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि प्रणोदित दोलन इसका हिंदी में नाम है। तो ये सवाल में ये जो केस है, ये जो सवाल पूछा गया वो इस केस का है, अवमंदित दोलन का। अभी आगे एक सवाल इससे भी पूछा गया है, प्रणोदित दोलन यानी कि फोर्स्ड या ड्रिवन ऑसिलेशन का। तो हम आपको इस वाले केस की अगर बात करें तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, आइडियल केस होता है कि इसका एम्पलीट्यूड मेंटेन रहे। ये वाला जो केस है जिसमें आयाम इसका घटता रहता है, इसका ये सवाल है और इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बहुत डिटेल में ना जाएं, सिंपल सी बात करें कि भाई ऑसिलेट कर रहा था तो कितना नेट फोर्स लग रहा था, तो नेट फोर्स बराबर दो तरह के फोर्स लगते हैं। एक तो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, यानी प्रत्यानयन बल लगता है जो उसको वापस अपनी माध्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है। और एक और फोर्स लगता है, एक और कौन सा फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। कौन सा फोर्स लगेगा, एयर रेजिस्टेंस यहां पर काम करेगा, या डैम्पिंग फोर्स इसको बोल लीजिए। एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स। इसका फार्मूला हो जाएगा m इंटू में a, इसका फार्मूला हो जाता है माइनस में k इंटू एक्स, ये फार्मूला होता है, प्लस में यहां पर डैम्पिंग फोर्स होता है माइनस में v इंटू में वेलोसिटी b, ठीक है। ये दोनों माइनस में है, इस साइड आके प्लस हो जाएगा m, और ये एक्सेलरेशन को आप लिखिए d2x अपॉन dt स्क्वायर, और प्लस में ये प्लस हो जाएगा k, और यहाँ पर x हो जाएगा, ये एक काम करिए इसको बाद में लिखिए, इसको पहले, तो ये आएगा इधर प्लस हो जाएगा, प्लस में b, और वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और प्लस में क्या हो जाएगा, kx इज इक्वल टू 0। अभी आप इस m से दोनों पार्ट को डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर आएगा b अपॉन में m, यहाँ पर आएगा आपका dx बाई dt, और प्लस में यहाँ पर आएगा k अपान में m। हमने क्या किया, m से तीनों को डिवाइड किया तो इसका m कैंसिल हो जाएगा, इसके अपान में m आ जाएगा, इसके अपान में m आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, ये जो b अपान 2m है, b अपान m, इस b अपान m को हम 2, ऐसा एक फार्मूला होता है असल में, एक टर्म होता है बीटा इज इक्वल टू b अपान 2m, बीटा इज इक्वल टू b अपान 2m, इसको बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। और यहां पर जो k अपान m है, इस k अपान m को हम ओमेगा के स्क्वायर के बराबर बोलेंगे। ये k अपान m स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, और अपान में मास है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे तो ओमेगा, या इसी को ओमेगा नॉट भी बोल सकते हैं, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट k अपान में m। इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सिंपल जो हमारा ऑसिलेटर है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसकी, यानी इसकी प्राकृतिक आवृत्ति है। तो अगर हम इन चीजों को यहां पर इस इक्वेशन के अंदर इंप्लीमेंट करें तो देखिए b अपान m है, अगर हम b अपान m की वैल्यू निकालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ बीटा हो जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे d2x अपान में dt स्क्वायर, d2x अपान में dt स्क्वायर, प्लस जो b अपान m है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ बीटा हो जाएगी, और यहाँ पर आएगा dx बाई dt हो जाएगा, और प्लस में जो k बाई m है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, k बाई m की जगह पर ओमेगा नॉट का स्क्वायर लिखेंगे, और x इज इक्वल टू 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या बोलेंगे इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अवमंदित दोलक की, अवमंदित दोलक का ये अवकल समीकरण है, डैम्प्ड ऑसिलेटर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या जो इक्वेशन दिया है वो बिल्कुल यही सेम इक्वेशन है,
जो इक्वेशन दिया है वो बिल्कुल सेम इक्वेशन है, और यहाँ जो के लिखा है वो के की जगह पर हमारे फार्मूले में क्या आया है, बीटा आया है। तो ये वाले के से इस वाले के को लेकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के जो है वो ये वाला के नहीं है। तो अलग अलग बुक में कहीं पर कभी के लिखता है, कभी स्मॉल आर लिखता है, कभी गामा लिखता है, कभी बीटा लिखता है। यहाँ सिंबल अलग अलग बुक्स में बदलता ही रहता है। हम बीटा लेकर के हमने इसको सॉल्व किया, यानी कुल मिलाकर के जो हम बात कर रहे थे ये बात वही है, बस हम सिंबल लेके जो चल रहे थे बीटा, उसको इन्होंने बोला है स्मॉल के। तो अगर हम अपने ही फार्मूले और अपने ही सिंबल के हिसाब से चले तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, फिर बाद में हम हमारे आंसर में जहां बीटा आ रहा होगा उस बीटा को इस केस से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि दोनों को कंपेयर करने पर समझ आ रहा है कि हमारा बीटा और इनका के दोनों सेम ही। तो आगे हम देखते हैं। अब देखिए, जब ऐसा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है तो उसमें 3 कंडीशंस बनती हैं। कंडीशन नंबर 1 ये बनता है, 3 कंडीशंस बनती है, और उन तीनों कंडीशन में आप देखिए पहला क्या है। पहला कंडीशन होता है कि ओमेगा नॉट लेस देन बीटा। जो ओमेगा नॉट है वो बीटा से छोटा है, इसको हम बोलते हैं हेविली डैम्प्ड। एक बार इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं, हेविली डैम्प्ड इसको बोलते हैं। अब इन सब की हिंदी पता भी नहीं है तो हम मजबूरी है हमारी कि हम इसकी हिंदी लिख भी नहीं सकते, इसको कभी हिंदी में पढ़ा ही नहीं। दूसरा जो केस है वो है आपका ओमेगा नॉट इक्वल टू बीटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड। और जो थर्ड वाला केस है, थर्ड वाला केस बनता है वो क्या होता है, ये होता है ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन बीटा। इसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं हेविली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, और लास्ट में आता है अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड, ये 3 केस होते हैं। यहां पर आप देखिए ओमेगा नॉट ग्रेटर देन के है, ओमेगा नॉट ग्रेटर देन बीटा है। जो इनका के है, जो इनका के था वही लिखा था, तो हमने हमारे में के की जगह पर बीटा आता तो हमने बीटा लिखा हुआ। तो हमारे उस इक्वेशन के हिसाब से 3 कंडीशन बनता है। तो यानी इस सवाल में जो कंडीशन पूछ रहे हैं वो तीसरा वाला पूछ रहे हैं। और अगर हम तीनों को ग्राफ से दिखाएं तो ग्राफ में आप समझ लीजिए, अगर हम इधर समय को दिखाएं और इधर हम एम्पलीट्यूड यानी आयाम को दिखाएं, कितना दूर मीन पोजीशन से जा रहा था वो एम्पलीट्यूड, तो हेविली डैम्प्ड का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, और सॉरी अंडर डैम्प्ड का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, इस टाइप का। ठीक है, ये अंडर डैम्प्ड है। ये कौन सा केस है, ये केस नंबर 1 है। कौन सा केस है, ये केस नंबर 1 है, जिसमें हमने बोला था क्या, ओमेगा नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा होगी। ये जो दूसरा डायग्राम है ये किसका है, कौन सा केस है, ये दूसरा, ये जो हरा वाला है ये किसका केस है, तो हरा वाला जो केस है वो है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू बीटा, यानी क्रिटिकली डैम्प्ड का केस है। और ये जो व्हाइट वाला है ये है ओमेगा नॉट ग्रेटर देन या मच मच ग्रेटर देन, आप जो भी कहना चाहें, दैट इज इक्वल टू बीटा या फिर के। ये तीसरा केस है, नहीं अंडर डैम्प्ड का केस है। अब सवाल अब समझ में आएगा आपको, जितना हमने बताया सब कुछ सिर्फ बेस था ये समझने के लिए सवाल किस दुनिया से पूछा गया। तो सवाल यही पूछा गया है कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने के बाद में जब एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता है, ये देखिए एम्पलीट्यूड है वाई वाले एक्सिस पर और एक्स वाले एक्सिस पर समय है, तो समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस थर्ड वाले केस में जो एम्पलीट्यूड है, ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है, पहले इतना था, इतना ऊपर से चला था, नीचे इतना दूर यानी दूसरी तरफ इतना दूर गया, लेकिन अगली बार जो इतना ऊपर से चला था वो इतना ही गया, जो इतना नीचे तक गया था वो इतना ही गया, और लगातार ये घटते घटते लास्ट में मीन पोजीशन पर, ये क्या है, मीन पोजीशन को बता रहा है, मीन पोजीशन पर आकर के रुक गया। तो सवाल क्या बोल रहे हैं, सवाल कह रहे हैं वो समय बताइए, कौन सा समय, वो समय बताइए जब एम्पलीट्यूड घट के प्रारंभिक वाले मान का 1/e हो जाए। अगर प्रारंभिक मान इतना है ये वाला, तो इसका 1/e होने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि इस समय पर, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए ये वो एम्पलीट्यूड है, यहां से नीचे गए तो आपको ये टाइम मिला, ये वो समय है जब आप यहां पर आएंगे तो जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 1/e टाइम्स हो गया है। तो ये समय आपको बताना है। और असल में जो चीज पूछी गई है ये बहुत ही फेमस एक डिफिनीशन है, यहां पर हम देखते हैं एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है इस थर्ड वाले केस में, a इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस में टी अपॉन टाउ, सॉरी a इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस में बीटा और बीटा अपॉन टी, बीटा इंटू टी, ये फार्मूला है, ये एम्पलीट्यूड का फार्मूला है। इसमें अगर हम टी की जगह पर टाउ लिख दें, टाउ मतलब क्या है, टाउ मतलब वो टाइम है जितने टाइम में एम्पलीट्यूड 1/e हो जाता है। तो इफ टी इज इक्वल टू टाउ कर दें तो बीटा का एक फार्मूला होता है, बीटा इज इक्वल टू b/2m, तो होता ही होता है, प्लस ये भी होता है 1/टाउ। तो यहां से अगर आप टाउ
को बीटा के फॉर्म में लिखेंगे। अब बीटा टी की जगह पर टाउ रखेंगे, क्या बनेगा, a इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस में बीटा, टी की जगह पर टाउ लिखेंगे तो बीटा इंटू टाउ, और यहाँ से आप देखिए जरा बीटा इंटू टाउ किसके इक्वल हुआ, ये 1 के इक्वल हुआ, तो ये 1 रखेंगे तो क्या आएगा ए नॉट और ई पावर माइनस में 1, कुल मिला के क्या आएगा, कुल मिला के क्या आएगा, कुल मिला के क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट अपान में ई। देखिए क्या जो सवाल में बोल रहा था ये वही कंडीशन है, जो एम्पलीट्यूड समय के साथ बदल रहा था, बदलता हुआ एम्पलीट्यूड ये है, और ए नॉट क्या है, प्रारंभिक मान है एम्पलीट्यूड का। तो अगर समय कौन सा ले लें, समय अगर टाउ के बराबर ले लें तो बीटा इंटू टाउ की वैल्यू कितनी होती है, बीटा इंटू टाउ की वैल्यू 1 के बराबर होती है, 1 रखेंगे तो आएगा ए बराबर ए नॉट अपान में ई, मतलब जो आयाम है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1 अपान ई टाइम हो गया। तो सवाल यही तो पूछा था, वो समय बताइए, वो समय बताइए जिस समय में एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1 अपान ई हो जाए, तो वो कौन सा समय था, वो समय था टाउ। और ये समय टाउ क्या बोलते हैं, इसको, इस टाउ वाले समय को क्या बोलते हैं जो यहां लिखा गया है, इसको बोलते हैं हम मीन टाइम। इसको क्या बोलते हैं, इस टाउ को, दिस टाउ इज कॉल्ड मीन टाइम, माध्य समय बोलते हैं। जिसमें खास बात क्या है इस माध्य समय की, जिसमें ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो घट करके इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1 अपान ई टाइम हो जाता है। डिफिनीशन भी पूछ सकते हैं, और ये रिलेशन होता है बीटा में और टाउ में रिलेशन होता है। तो हमारे हिसाब से जो सवाल पूछा गया है कि 1 अपान ई टाइम्स हो जाए वो समय बताइए, तो वो समय कौन है, टाउ है। तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से आप देखिए बीटा इक्वल टू 1 अपान टाउ, तो टाउ इज इक्वल टू 1 अपान बीटा। बट हमारे सवाल में बीटा की जगह पर क्या दिया था, बीटा तो हम लेके चल रहे थे ना, सवाल में क्या दिया था, सवाल में के दिया था, तो हम लिखेंगे 1 अपान के, क्या लिखेंगे 1 अपान के, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ 2x पर अगर आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए देखिए बहुत ज्यादा लाइव क्लास रिकमेंडेड नहीं होता है हर किसी के लिए। रिकॉर्डेड क्लास में ये फ्रीडम होता है कि आप जिस भी टॉपिक पर जितना समय देना चाहें और अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो लाइव क्लास में टाइम तो ज्यादा लगता है, ये बात सच है, रिकॉर्डेड क्लास आपका टाइम बचा सकती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी आप रिकॉर्डेड क्लास अगर आप देखते हैं तो अच्छा ही होता है, ठीक है ना। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास के नाम पर कई बार ऐसा होता है कि हम वो क्लास डिले करते जाते हैं और 2-3-4 दिन करते करते फिर वो बैकलॉग बहुत बड़ा बन जाता है, ये एक निगेटिव चीज होती है, बाकी तो अच्छा है। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहे हैं कि टू रेक्टेंगुलर एसएचएम आर रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू a sin 2 ओमेगा t phi एंड y इक्वल टू sin ओमेगा t। तो कह रहे हैं कि दी रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स, दो सिंपल हार्मोनिक वेव है, और एक देखिए क्या है, एक है x इक्वल टू a sin 2 ओमेगा t प्लस में phi, और दूसरा है क्या y इज इक्वल टू a sin, y इज इक्वल टू, सॉरी वहां पर कुछ लिखा ही नहीं है बट ये गलत है, यहाँ पर a sin है और यहाँ पर होगा b, यहाँ पर b दिया है, यहाँ पर यह है b sin और ये है ओमेगा। ध्यान से देखिए दोनों अगर एसएचएम है तो दोनों एसएचएम का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हुए जब पार्टिकल जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है वो वाई डायरेक्शन में। मतलब कि अगर इमेजिन करिए यहाँ कोई पार्टिकल है और कोई सिंपल हार्मोनिक वेव इधर आ रही है एक्स डायरेक्शन में, एक सिंपल हार्मोनिक वेव आ रही वाई डायरेक्शन से, दोनों जब एक साथ यहाँ मिलेंगी, है ना, दोनों जब ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की यानी दोनों परपेंडिकुलर एसएचएम जब यहाँ पर आएंगी, उस पार्टिकल के पास पहुंचेंगी एक साथ, तो दोनों वेव का सुपरपोजिशन होगा, जिससे ये पार्टिकल ना तो इस वाले वेव के हिसाब से ऑसिलेट करेगा ना ही इस वेव के हिसाब से ऑसिलेट करेगा, बल्कि दोनों के सुपरपोजिशन के रिजल्टेंट के हिसाब से ऑसिलेट करेगा। तो इसका जो ऑसिलेशन होगा वो किस तरह का होगा, किस तरह का उसका पाथ होगा, ये जो चीज होती है उसी को हम बोलते हैं लिसाजूस फिगर। दो परपेंडिकुलर एसएचएम के सुपरपोजिशन से जो फिगर बनता है उसको हम लिसाजूस फिगर बोलते हैं, है ना। तो लिसाजूस फिगर, लिसाजूस फिगर ये टॉपिक भी जीआईसी में आता है और आपके इस एलटी में आता है और कहीं नहीं आता है ना। लिसाजूस फिगर में क्या है, इसमें आप कहेंगे टू परपेंडिकुलर सुपरपोजिशन ऑफ
सुपरपोजिशन यानी चलिए दो लंबवत एसएचएम का अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन। दो परपेंडिकुलर एसएचएम का जब सुपरपोजिशन होता है उससे जो फिगर बनता है उसको हम लिसाजूस फिगर बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, मतलब फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2 है, या कह लीजिए टाइम पीरियड का रेशियो 1:2 है। ठीक है ना, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1 और 2 का रेशियो है। तो 1 और 2 का रेशियो जब होता है तो ऐसे केस में एक जनरल इक्वेशन आता है x/a sin फाई, सॉरी x/a माइनस में sin फाई और इसका होल स्क्वायर, और माइनस में होता है 4y² ब्रैकेट में y² और उसके बाद ये होता है आपका sin फाई नहीं, यहाँ पर प्लस में x/a ये sin फाई और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 है ना। इस टाइप का इक्वेशन होता है x/a माइनस sin फाई का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर ये माइनस है 4y² ब्रैकेट में y²/b²। ये इक्वेशन मैं चेक कर लेता हूं। ये लिसाजूस फिगर का ये जो इक्वेशन है ये आपको याद करना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन। ठीक है, x/a माइनस में sin फाई का होल स्क्वायर और फिर प्लस में है 4y²/b² y²/b² प्लस x/a sin फाई। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1। ठीक है, ये जो हमने आपको बताई ये जनरल इक्वेशन है, ये हम टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ये कब की बात होती है, जब फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 1:2 हो या टाइम पीरियड का रेशियो, जैसे यहाँ 2 ओमेगा है, यहाँ पर ओमेगा है तो 2:1 आप कह सकते हैं, या टाइम पीरियड का रेशियो निकालेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो ऐसे केस में इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो जनरल इक्वेशन बनता है वो ये बनता है। और ये किसका इक्वेशन हुआ, ये एक इलिप्स का इक्वेशन होता है इन जनरल ये एक टाइप का इलिप्स बनता है। लेकिन अगर फाई की वैल्यू हम बदल दें, फाई क्या है, दोनों जो सिंपल हार्मोनिक मोशन या वेव थी उन दोनों सिंपल हार्मोनिक वेव का फेज का डिफरेंस है। इसका फेज ओमेगा टी है, यहाँ पर 2 ओमेगा टी प्लस फाई है, फ्रीक्वेंसी 2 गुना, लेकिन ये फेज का डिफरेंस है। तो फेज के डिफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फाइनली क्या बनेगा। बट इन जनरल अगर साइन का पार्ट दिया हुआ है और दोनों परपेंडिकुलर है, लिसाजूस फिगर हो रहा है, 1 और 2 का रेशियो है, तो ये बनता है आपका इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहे हैं कि ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इट वाइब्रेटेड विद सोनोमीटर वायर एंड 8 बीट्स पर सेकंड आर हर्ड। क्या है, ट्यूनिंग फोर्क को सोनोमीटर के साथ में, सोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम साउंड की फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। तो सोनोमीटर का ये जो वायर है ये पूरा बाकी इंस्ट्रूमेंट हो गया, बॉक्स हो गया और उसमें ओपन बॉक्स हो गया खोखला वाला लकड़ी का। तो यहाँ पर कोई ट्यूनिंग फोर्क ला रहे हैं, स्वरित्र द्विभुज जिसको बोलते हैं, देखा होगा आपने। स्वरित्र द्विभुज को जब इस सोनोमीटर के साथ में वाइब्रेट कराते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 500 हर्ट्ज है और इसको वाइब्रेट कराया गया इस सोनोमीटर वायर के साथ में, और ये वायर भी आपका वाइब्रेट कर रहा है, सोनोमीटर वायर भी वाइब्रेट कर रहा है, इसकी भी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए f'। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज क्वेश्चन में दिया है, सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। क्या दिया हुआ है, दी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दी वायर इज, इस वायर की, सोनोमीटर के वायर की फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो सवाल ये दिया है कि जब इस ट्यूनिंग फोर्क को इस सोनोमीटर वायर के साथ में वाइब्रेट कराते हैं तो 8 बीट्स पर सेकंड सुनाई देते हैं, 8 बीट्स पर सेकंड सुनाई देते हैं। एक सेकंड में जितना बीट सुनाई देता है उसको बीट्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सिंपल सा शॉर्ट में जान लीजिए, बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, बीट्स फ्रीक्वेंसी, बीट्स की आवृत्ति बराबर नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, एक सेकंड में बनने वाले विस्पंदों की संख्या। विस्पंद आवृत्ति इज इक्वल टू, विस्पंद आवृत्ति इज इक्वल टू एक सेकंड में बनने वाले विस्पंदों की संख्या, एक सेकंड में विस्पंदों की संख्या, विस्पंदों की संख्या, एक सेकंड में जितने विस्पंद बनते हैं उसको हम बीट्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और आपको पता है बीट्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, जो दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है उन दोनों के
डिफरेंस के बराबर, F1 और F2 के डिफरेंस के बराबर। ये कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिए आप। बीट्स फ्रीक्वेंसी जो होता है वो दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होता है। बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितने बीट्स या विस्पंद सुनाई देंगे। सवाल कह रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, दोनों को साथ में अगर हम दोनों को साथ में वाइब्रेट करा रहे हैं तो ये 8 बीट्स बन रहे हैं। मतलब ये वाली वैल्यू 8 है, ये वाली वैल्यू कितनी है, 500 है, और 500 के साथ जो अगली वाली वैल्यू है उसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। भाई अगर एक वैल्यू 500 है और दूसरे के साथ डिफरेंस लेने पर 8 आ रहा है तो दूसरी वैल्यू कितनी हो सकती है, एफ डैश की वैल्यू कितनी हो सकती है, आप बताइए। एफ डैश की क्या वैल्यू पॉसिबल है, दोनों की फ्रीक्वेंसी में 8 का डिफरेंस होना चाहिए। कौन बड़ा कौन छोटा मतलब नहीं है, अगर दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 8 होगा तभी तो 8 बीट सुनाई दे रहे हैं। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 500 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 500 से 8 ज्यादा हो सकती है, 500 से 8 कम हो सकती है। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है 500 प्लस में 8 दैट इज 508, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है 500 माइनस में 8 यानी कि 492। यही ना भाई, वायर की फ्रीक्वेंसी अगर 508 है तो 508 और 500 का डिफरेंस तब भी 8 आएगा, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 492 है तो 492 और 500 का डिफरेंस तब भी 8 आएगा, है ना। तो सवाल में कह रहे हैं आगे, इफ बीट्स फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस, ये जो दोनों की फ्रीक्वेंसी में 8 का डिफरेंस अभी आ रहा था, वो कह रहे हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी जो है वो घट जाता है कब, इफ द टेंशन इन द वायर इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, जब इस वाले वायर के अंदर हम तनाव को क्या करते हैं, इसके अंदर टेंशन को बढ़ाते हैं तो जो 8 का डिफरेंस है वो और कम हो जाता है, जो 8 का डिफरेंस है वो और घट जाता है, मतलब 4 या 3 का डिफरेंस हो जाता है। तो आप बताइए अगर इसका तनाव हम टेंशन क्रिएट करेंगे, टेंशन बढ़ाएंगे, तो आपको पता है इसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी। सॉरी, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है एफ बराबर 1/2L अंडर रूट टी अपॉन एम। असल में इसका तनाव बल बढ़ाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, ये एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप एक बात समझिएगा, एक फ्रीक्वेंसी है 500, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 492 भी हो सकती है और 500 भी हो सकती है। यहां पर ध्यान से देखिए, बीच में आप इमेजिन करिए कि ये 500 हो गया आपका वो एफ यानी F1, ट्यूनिंग फोर की फ्रीक्वेंसी 500 है, तो आपके इस सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी 492 हो सकती है या 508 हो सकता है। देखिए 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस, दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है। फिर कह रहे हैं इसका हमने टेंशन बढ़ा दिया, इसका खिंचाव बढ़ा दिया, तो खिंचाव बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो और बढ़ जाएगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी जब और बढ़ेगी तो दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस यानी बीट्स फ्रीक्वेंसी और घटेगा। अब आप एक बात बताइए, अगर इस सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी और बढ़ रही है, तनाव बल बढ़ाने से इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ रही है, तो 508 अगर होता तो 508 से क्या होता, और बढ़ जाता। अगर ये और बढ़ जाता तो इस 500 वाले के साथ में दोनों का बीट्स फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो जाता ना। भाई ये 508 जो है वो अगर 520 बन जाएगा तो अब बताइए कितने का डिफरेंस हो गया, 20 का डिफरेंस हुआ कि नहीं। तो बीट्स फ्रीक्वेंसी कहाँ 8 से तो ज्यादा हो गया, 20 हो गया। यानी जो आपका सोनोमीटर वायर है उसकी फ्रीक्वेंसी यही वाली थी, 492 वाली सही थी, ये गलत था, ये नहीं था, यही सही है। कैसे, क्योंकि अगर 492 इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसमें तनाव टेंशन बढ़ाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी और बढ़ेगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी जब और बढ़ेगी तो 500 वाले के करीब जा रही है, और 500 वाले के करीब जाएगी, दोनों का डिफरेंस यानी बीट्स फ्रीक्वेंसी का मान घट जाएगा। वही तो सवाल में बोल रहा था। तो जो कंडीशन यहां पर दी गई है उसके हिसाब से 492 ही पॉसिबल है, सारी बातें इसमें सही फिट हो जाएंगी, 516 नहीं आएगा, नहीं 492, 492, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे, दी पावर एब्जॉर्ब इन ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर इज मैक्सिमम एट दी। अब ये वही केस हो गया जो हमने आपको बताया था, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बाद जो तीसरा आता है उसको ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेशन, या फिर उसको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, प्रणोदित दोलन बोलते हैं, जिसमें बाहर से भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। तो उस वाले केस में क्या होता है, नेट फोर्स बराबर 3 तरह के फोर्स होंगे। एक तो आपका रीस्टोरिंग फोर्स था ही, रीस्टोरिंग फोर्स था, प्लस एक दूसरा कौन सा था, डैम्पिंग फोर्स था। क्या था, डैम्पिंग फोर्स था, ठीक। और इसके अलावा बाहर से उस झूले को उसका एम्पलीट्यूड मेंटेन करने के लिए बाहर से भी एक पीरियोडिक फोर्स या आवर्ती बल लगा रहे थे, वो फोर्स भी था। तो यहां पर आप कहेंगे क्या, पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स, पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से हम लगा रहे थे। इसके केस में सब कुछ वही रहेगा, बस एक चीज का डिफरेंस आएगा। जैसे आप इसको लिखेंगे
md2x और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद सब कुछ वही आएगा, बस जो लास्ट में जीरो था वो जीरो की जगह पर नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऐसा इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा कि d2x बाई dt स्क्वायर बनेगा, प्लस में यहाँ पर वही आएगा 2 बीटा और dx बाई dt आएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कैसे आया है सब कुछ सॉल्व करने पर। ये लास्ट वाला टर्म बस रोका है हमने, और यहाँ पर आएगा प्लस में ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा f नॉट और साइन p और यहाँ पर t। ये इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन आता है। और इसमें p क्या है, p देखिए आप साइन पी टी का मतलब ये p क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, यानी आप कह सकते हैं बाह्य आरोपित बल की फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मतलब आपका ऑसिलेटर अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो ऑसिलेट कर रहा था वो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी था, बाहर से जो हमने बल लगाया था उसकी बल लगाने की फ्रीक्वेंसी क्या है, पी है। और अब इस केस में क्या होता है, इस केस में यहां पर एक फार्मूला होता है वेलोसिटी का, जो ऑसिलेटर आपका ऑसिलेट करता है उसकी वेलोसिटी का फार्मूला होता है। और ये फार्मूला थोड़ा मुश्किल और लेंदी है, आपको वैसे याद करने की इसकी जरूरत नहीं है, हम आपको लिख करके बता देते हैं। एफ नॉट पी है ना, भूल ना जाए, गलत ना हो जाए, इसलिए हमने देख लिया इसको 4, और यहाँ पर आता है पी स्क्वायर, ये आता है आपका बी स्क्वायर, सॉरी 4p स्क्वायर माइनस में 4p स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 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 पी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर आता है 4 बीटा स्क्वायर और यहाँ पर पी स्क्वायर, और इसका होल पावर कितना है, ये 1/2। थोड़ा मुश्किल है ये, बट ये आपको हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो आपका वेलोसिटी का ये पूरा इक्वेशन आया है, इस वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये अपान वाली वैल्यू मिनिमम होगी, यानी वी नॉट विल बी मैक्सिमम, वी नॉट विल बी मैक्सिमम व्हेन ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट कितना होगा, ये नीचे का पार्ट जो है वो कम से कम होगा, और ये नीचे का पार्ट कम से कम कब होगा भाई, ये इस इक्वेशन में देखिए ऊपर कुछ लिखा है नीचे कुछ लिखा हुआ है, और हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, या तो ये बढ़े या तो ये घटे। तो ये अगर घटेगा कितना होगा, इसकी वैल्यू सबसे कम अगर रखेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, और इसकी वैल्यू सबसे कम लाने के लिए ये वाला पार्ट तो प्लस के बाद में है, ये जो माइनस दोनों के बीच का माइनस हो रहा है, ये वाला पार्ट अगर जीरो हो जाए, अगर ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो ये वाला पार्ट मिनिमम हो जाएगा, तो फिर ये वाला पार्ट मैक्सिमम हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जीरो कब होगा, जब पी और ओमेगा इक्वल होगा, जब पी और ओमेगा इक्वल होगा। पी क्या है, बाहर से जो हम बल लगा रहे थे उस बल की आवृत्ति, और ओमेगा या ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट है ऑसिलेटर की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी अपनी प्राकृतिक आवृत्ति या स्वतः आवृत्ति, जो भी इसका नाम हिंदी में है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, उस टाइम पर ऑसिलेटर का जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। इस घटना को हम वेलोसिटी रेजोनेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेजोनेंस बोलते हैं। और इसी कंडीशन में, इसी वेलोसिटी रेजोनेंस के इसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, इसी कंडीशन के अंदर जो हमारा ऑसिलेटर है वो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, सबसे ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करता है। तो मैक्सिमम पावर उसका निकल के कितना आएगा, मैक्सिमम पावर निकल के आता है एफ नॉट स्क्वायर अपान में 2 टाइम्स ऑफ पी, ठीक है ना, एफ नॉट स्क्वायर अपान में 2 टाइम्स ऑफ पी, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ बी, सॉरी, ये इसका रिजल्ट निकल के आता है। तो कुल मिला के आपको ये केस याद करना होता है कि वेलोसिटी रेजोनेंस के केस में ही पावर मैक्सिमम कंज्यूम होता है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वो अलग चीज हो गया, इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी रेजोनेंस के केस में ही पावर मैक्सिमम कंज्यूम होता है। और वो वेलोसिटी रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, P बराबर ओमेगा नॉट, यानी कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में इक्वल हो जाए, यही वो कंडीशन है। तो यहाँ पर ये पूरी कहानी है, और इसमें अब ये आपको बताना है तो ये कौन सा केस है, वेलोसिटी रेजोनेंस का केस है, यानी P इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का केस है, जब पावर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये सेम उसी टॉपिक का अगला पार्ट था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें कह रहे हैं कि अ मेटल वायर ऑफ 9.8 ग्राम इज स्ट्रेच्ड विथ टेंशन ऑफ 10 किलोग्राम वेट। कितना तनाव, टेंशन मतलब एक बल है, और बल का मात्रक किलोग्राम में नहीं हो सकता, किलोग्राम वेट दिया हुआ है, किलोग्राम वेट भी क्या होता है, बल का ही मात्रक होता है। तो कह रहे हैं कि एक धातु का तार है, 9.8 ग्राम उसका द्रव्यमान है, और उसमें जो तनाव बल लगाया गया वो 10 किलोग्राम वेट का है। तनाव बल कितना है, टेंशन फोर्स कितना है, ये है 10 किलोग्राम वेट,
और आपको पता है 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम भार में 9.8 न्यूटन होता है। तो ये 1 किलोग्राम वेट को 9.8 न्यूटन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन का ये तनाव बल लगाया जा रहा है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 9.8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि द वायर पास्ड एट द मिडिल पॉइंट बिटवीन द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। और ये जो वायर है ये कहाँ रखा गया है, ये जो मेटल वायर है वो कहाँ रखा गया, बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट 1 मीटर अपार्ट। मतलब कि 1 मीटर की दूरी पर 2 रिजिड सपोर्ट है। कितना दूर है, ये 1 मीटर की लंबाई है, इसके बीच में ये वायर है और इसको यहाँ पर रखा गया। वायर में तनाव बल है, तनाव लगाया गया है और वायर का द्रव्यमान भी दिया हुआ है। The wire passed at the middle point between the poles of the permanent magnets and it vibrates in resonance with carrying an AC of frequency F। ये जो वायर है इसमें एक AC फ्रीक्वेंसी, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी F है, उसको इसमें से पास किया जा रहा है और इसको मैग्नेट के बीच में रखा गया है। तो आपको बताना है इसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बतानी, जो इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया गया था उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी। तो भाई वायर के अंदर जो करंट आप पास कर रहे हैं उस करंट की फ्रीक्वेंसी है एफ और वही फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए। तो जितनी फ्रीक्वेंसी का करंट वायर में जाएगा उतनी फ्रीक्वेंसी से ही ये वायर भी वाइब्रेट करेगा। जितनी फ्रीक्वेंसी का करंट जाएगा उतनी फ्रीक्वेंसी से वायर भी वाइब्रेट करेगा। यानी आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो आपका एफ है, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो किसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर के इक्वल हो जाएगी। वायर भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी। और वायर की फ्रीक्वेंसी का निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है 1/2L और √T/m, 1/2L √T/m। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी और वायर की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो करंट की फ्रीक्वेंसी बराबर वायर की फ्रीक्वेंसी और वायर की फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला। आप इसमें सारी वैल्यूज रखिए। 1/, ये वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है और तनाव बल कितना है, तनाव बल है 98 न्यूटन। द्रव्यमान कितना है, 9.8 ग्राम है, जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके ये किलोग्राम में, तो यहाँ पर आएगा 9.8 इंटू में 10 पावर कितना, ये 10 पावर हो जाएगा -3। ठीक है, अब इससे आप इसको डिवाइड करिए, 10 आएगा, ये ऊपर जाएगा 10⁴ बनेगा, 10⁴ बाहर आएगा, 10⁴ का मतलब 100 हो जाएगा, 100/2 करेंगे कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वायर की फ्रीक्वेंसी बराबर अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, ट्रांसवर्स वेव का यानी एक अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण दिया है और आपको क्या निकालना है, आवृत्ति निकालना है। इसको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सवाल है ये, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। y इक्वल टू क्या लिखते हैं, a साइन, t के साथ क्या होता है हमेशा ओमेगा, x के साथ क्या होता है k, और बाकी जो बच गया कांस्टेंट वो क्या है फाई। कंपेयर कीजिए, दोनों को कंपेयर करने पर ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगी 62.8 ये हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.314। अब देखिए k इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। वेवलेंथ अगर पूछा जाएगा तो यहां से निकलेगा और फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो यहां से निकलेगा 2 पाई n या 2 पाई f लिख लीजिए, ये हो जाएगा। तो हालांकि सवाल सिर्फ फ्रीक्वेंसी का है तो आप इसी को करिए, बट ये भी आप कर सकते हैं 0.314 करके आप यहां से लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 62.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में पाई, पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6.28, लेकिन ये तो 62.8 है यानी इसका ये 10 गुना है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 हर्ट्ज। कितना आएगा 10 हर्ट्ज। इसी तरह से आप लैम्डा निकाल सकते थे, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में 3.14 और अपान में कितना हो जाएगा 0.314। इससे अगर आप देखें तो इसका ये 10 गुना है, इसका 10 गुना यहाँ करेंगे तो आएगा 20 और ये वेवलेंथ है किसमें आएगा मीटर में। ठीक है, बट सवाल में फ्रीक्वेंसी पूछा गया था 10 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें कह रहे हैं कि if earth were a homogeneous sphere of radius r and a straight hole were bored in it through its center, then a particle dropped into the hole will execute an SHM with its time period। ये कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी एक समान गोला हो, इसकी त्रिज्या r हो और केंद्र से गुजरते हुए जो लाइन है वहां पर ऐसा एक टनल बना दिया जाए, बोरिंग कर दिया जाए, होल कर दिया जाए ऐसा यहाँ पर, तो अगर कोई पार्टिकल को यहाँ पर भेजेंगे अंदर तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखिए जब पृथ्वी, ये सच्चाई तो नहीं है लेकिन मतलब सच्चाई मतलब प्रैक्टिकली नहीं किया गया है,
बट ये एक हाइपोथेटिकल मतलब कैलकुलेशन से रिजल्ट आता है कि अगर हम पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से होते हुए कोई ऐसा टनल बना दें और उस टनल के अंदर कोई पार्टिकल आप भेजेंगे तो वो पार्टिकल यहाँ पर आएगा, फिर इस सेंटर को मीन पोजीशन की तरह ट्रीट करते हुए यहाँ पर ऐसे 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 ये ऑसिलेट करेगा, मतलब ये मीन पोजीशन की तरह काम करेगा, माध्य स्थिति बन जाएगी और ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ये जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर पृथ्वी के अंदर अगर सेंटर के अबाउट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट रेडियस ऑफ अर्थ अपान में जी। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी सबको पता है 6400 किलोमीटर, जी की वैल्यू भी सबको पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 84.6 मिनट। कितना आएगा? 84.6 मिनट आता है। हालांकि यहाँ पर वैल्यू नहीं पूछा है, एक्सप्रेशन पूछा है, तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE अपान जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के अंदर अगर एक काल्पनिक सुरंग खोद दें तो उसमें जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति करेगा उसकी आवर्तकाल का ये फार्मूला है और ये वैल्यू 84.6 मिनट। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं कि यंग के द्विप्रिज्म प्रयोग में 64 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का लाल प्रकाश रेड लाइट यूज कर रहे थे और 60 फ्रिंजेस दिखाई दे रही थी। अगर 6400 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट की जगह पर अगर क्या किया जाए, अगर 4800 एंगस्ट्रॉम की लाइट इस्तेमाल करी जाए तो कितनी फ्रिंजेस दिखाई देंगी? बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यह है कि फ्रिंजेस का जो आपका रेंज है, भाई मान लीजिए स्क्रीन है, स्क्रीन पर ब्राइट डार्क ऐसी फ्रिंजेस बन गई, तो जब फ्रिंजेस बन गई तो यानी ये है आपका फील्ड ऑफ व्यू, दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू, यानी आप जो भी कुछ देखेंगे इतनी दूरी के अंदर ही देखेंगे। अगर फ्रिंजेस पतली पतली बनेंगी, अगर फ्रिंजेस पतली पतली बनेंगे तो इतनी ही देर दूरी में ज्यादा फ्रिंजेस बनेंगी, और अगर मोटी मोटी फ्रिंजेस बनेंगी तो इतने में ही कम फ्रिंजेस बनेंगी। तो सवाल कह रहे हैं कि जब 6400 एंगस्ट्रॉम की लाइट डाल रहे थे तो 60 फ्रिंजेस ऐसी हमें दिखाई दे रही थी, तो अगर हम 6400 की जगह पर 4800 एंगस्ट्रॉम की लाइट डालेंगे तो कितनी फ्रिंज यहां पर दिखाई देगी, ये पूछ रहे हैं। यानी नंबर ऑफ फ्रिंज जो आप कह रहे हैं 60 से बदल गया, तो वो 60 से बदलने वाला नंबर ऑफ फ्रिंज बदलने का मतलब क्या? फ्रिंज की चौड़ाई कम ज्यादा हो गई हो। फ्रिंज अगर पतला पतला हो जाएगा तो ज्यादा फ्रिंजेज एडजस्ट हो जाएंगी, मोटा मोटा फ्रिंज बनेगा तो कम फ्रिंजेज एडजस्ट होंगी। लेकिन फील्ड ऑफ व्यू आपका वही रहेगा, जितनी दूर आप देख सकते थे उतना ही दूर आप देख रहे हैं, खाली उसमें फ्रिंजेज मोटी पतली होने की वजह से रेंज बदल रहा है। तो अगर हम इस फील्ड ऑफ व्यू को बोल दें वाई, तो आप देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, क्या फ्रिंज ऑफ व्यू को, फील्ड ऑफ व्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं वाई इक्वल टू क्या, भाई एक फ्रिंज अगर हमें पता हो इस फ्रिंज की चौड़ाई है बीटा, इस फ्रिंज की अगर चौड़ाई बीटा है और इसके जैसे कितने फ्रिंजेस हैं, 1 2 3 4 5 कितने एन फ्रिंजेस हैं, तो अगर हम एन फ्रिंजेस को मल्टीप्लाई करेंगे, हर फ्रिंज की चौड़ाई बीटा है तो ये पूरा लंबाई वाई किसके आएगा, नंबर ऑफ फ्रिंज इंटू में एक फ्रिंज की चौड़ाई। क्या फील्ड ऑफ व्यू को ऐसा लिख सकते हैं, एक फ्रिंज की चौड़ाई गुणे में नंबर ऑफ फ्रिंज, तो ये पूरी लंबाई जिसको हम फील्ड ऑफ व्यू बोल रहे हैं वो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू एन बीटा। दोनों ही केस में आपका फील्ड ऑफ व्यू नहीं बदल रहा था, इसलिए चाहे n1 नंबर ऑफ फ्रिंज मोटे हो या पतले हो, चौड़ाई उसकी बीटा 1 हो, और या फिर सॉरी नंबर ऑफ फ्रिंज कम ज्यादा हो, ये चौड़ाई आपकी कम ज्यादा हो, हर बार फील्ड ऑफ व्यू सेम रहेगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। और फ्रिंज की चौड़ाई का जो फार्मूला होता है, ये बाइप्रिज्म के केस में या यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला होता है डी लैम्डा अपान में डी। तो ना तो हमने डी बदला है स्मॉल डी सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, ना ही कैपिटल डी हमने स्क्रीन को बदला है, हमने सिर्फ वेवलेंथ को बदला, इसलिए लैम्डा 1 यहाँ पर आप लिखेंगे n2 और ये हो जाएगा डी लैम्डा 2 और अपान में स्मॉल डी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। आप चाहे तो शुरुआत भी यहीं से कर सकते हैं, इसको एज अ फार्मूला आप मान सकते हैं। जब ये सवाल आए तो आप फार्मूला याद रखिए, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। केस नंबर 1 में नंबर ऑफ फ्रिंज कितना है, 60 है n1, और लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 है आपका 6400 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू n2 निकालना है, और लैम्डा 2 कितना है, लैम्डा 2 है आपका 4800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 8 छक्के 48 हो जाएगा और 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 6 इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 गुणे 8 करेंगे 80 हो जाएगा, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। मतलब जो आपको पहले कितनी कैसी फ्रिंजेस दिख रही थी, कितनी पहले जो 60 फ्रिंजेस दिख रही थी, अब इसमें ये 80 फ्रिंज दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब जो फ्रिंजेस है वो पतली पतली होगी। कैसे पता चला फ्रिंजेस पतली हो गई? क्योंकि फ्रिंज की चौड़ाई वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ आपने पहले से कम कर दिया है,
आपने प्रकाश जो डाल रहे थे उसकी तरंगदैर्घ्य आपने घटा दी, तो तरंगदैर्घ्य घटेगा तो ये फ्रिंज की चौड़ाई का मान भी घटेगा, चौड़ाई अगर घटेगा तो फ्रिंजेस पतली पतली होंगी, तो ज्यादा फ्रिंजेस ही उतनी जगह में एडजस्ट हो जाएंगी, तो पहले 60 होती थी अब 80 एडजस्ट होंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये सवाल बहुत फेमस है, सेम सेम न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ऑप्शन के साथ में ये सवाल सारे ही एग्जाम में आ चुका है, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और आपका जीआईसी, सब एग्जाम के अंदर ये सवाल आ चुका है और आपके जीआईसी के अंदर भी आ चुका है, सॉरी एलटी ग्रेड के अंदर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। पांच सवाल और है हमारे। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक उत्तल लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर रखा है, x1 डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फोकस, और अब इमेज कितनी दूर बन रहा है, x2 डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड फोकस, तो इनके बीच में रिलेशन बताना। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ये यहाँ पर ले लीजिए f1 और ये यहाँ पर ले लीजिए f2, ठीक है ना। जो वस्तु है वो कहाँ रखी गई है, वस्तु जो रखी गई है वो पहले लेंस से कुछ दूर पर और प्रतिबिंब भी इससे कुछ दूर पर बन रहा है। तो पहले फोकस से वस्तु की दूरी x1 है, दूसरे फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2 है, ठीक है ना। तो हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो ये प्रथम फोकस दूरी जो है और ये जो द्वितीय फोकस दूरी है, इसके बीच में रिलेशन होता है f1 f2 इज इक्वल टू x1 x2। अगर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी का मान बराबर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f1 की जगह पर f और f2 की जगह पर f, ये आएगा x1 x2, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट x1 x2 हो जाएगा। ऐसा भी इसको लिखते हैं, इसका नाम है न्यूटन्स फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला बोलते हैं इसको। तो यहां पर कहीं दिया होगा f1 f2 x1 x2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन फार्मूला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, two coherent sources of equal intensity I naught are emitting light of same wavelength lambda and are at a distance lambda by 4 apart, the intensity at a point in direction theta from the midpoint of sources। इसके लिए आपको क्या देखना होगा, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा डायग्राम समझना होगा। ये यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा हो रहा था, यहाँ पर ये है सोर्स नंबर 1 लाइट का, ये है सोर्स नंबर 2 लाइट का, दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना, स्मॉल डी, और दोनों सोर्सेस के बीच का ये मिड पॉइंट हुआ, इससे आप सामने जाएंगे, इसको आप सेंट्रल पोजीशन बोलते हैं, पॉइंट ओ। और ये जहां सोर्सेस ऑफ लाइट है और जहां स्क्रीन है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी, कैपिटल डी। फिर ये दोनों लाइट जो है सोर्स कहीं पर जाकर के सुपर पोजिशन करते हैं, पूरे स्क्रीन पर करते हैं, बट हमने ऐसा एक रैंडम पोजीशन लिया है। तो वो जो रैंडम पोजीशन हमने लिया है, अगर हम मान के चलें कि इसके दोनों सोर्सेस के बीच का जो मिड पॉइंट है, अगर उससे ये क्या एंगल है, ये एंगल थीटा है। तो सवाल में ये बोला गया दोनों सोर्सेस के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में, और थीटा एंगल पर इस यहां पर जब जाएंगे तो जो आपको सोर्स मिलेगा उसकी इंटेंसिटी बतानी, यहां पर लाइट की इंटेंसिटी बतानी। अगर ये पहले वाले सोर्स की जो लाइट की इंटेंसिटी है वो I1 है, दूसरे वाले सोर्स की लाइट की इंटेंसिटी क्या है, I2 है, तो यहाँ की इंटेंसिटी आपको बतानी है। सवाल में I1 और I2 दोनों की वैल्यू I नॉट बताई गई है, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, यानी I1 इज इक्वल टू I नॉट और I2 इज इक्वल टू I नॉट, ये सवाल में दिया हुआ है। और दो सोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, अच्छा लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है और सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 4, यानी स्मॉल डी की जगह पर लैम्डा बाई 4 है, ऐसा सवाल में दिया। हमें उस जगह की इंटेंसिटी बतानी है, अगर इसका नाम पॉइंट पी रखें तो पॉइंट पी पर इंटेंसिटी बतानी है। इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और उसके बाद क्या, कॉस फाई, थीटा नहीं कॉस फाई। ये फाई क्या है, दोनों लाइट सोर्सेस के बीच का फेज डिफरेंस है, ये एंगल थीटा वाला यहाँ थीटा नहीं रहेगा। फाई मतलब क्या है, फाई इज द फेज डिफरेंस, यानी कलांतर, दोनों प्रकाश तरंगों के बीच का ये कलांतर है, फेज डिफरेंस है। तो ये कलांतर या फेज डिफरेंस हम ध्यान रखेंगे, थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो आई इक्वल टू, सवाल में दिया ये I नॉट, ये भी क्या दिया है I नॉट,
यहाँ भी रखिए आप आई नॉट, और आई नॉट तो बाहर निकलेगा क्या, आई नॉट, उसके बाद में cos 5, यहाँ पर 2 आई नॉट, यहाँ पर 2 आई नॉट, तो 2 आई नॉट को कॉमन करिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस में क्या, ये cos 5 बचेगा। cos 5 को जरा ओपन करिए, cos 2 थीटा वाला फार्मूला, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2 थीटा जब होता था तो थीटा आता था, यहाँ cos 5 है तो 5/2 आएगा, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस, इसको ओपन करिए तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस में 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 × 2 4, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स आई नॉट और cos स्क्वायर 5/2, cos स्क्वायर 5/2। ऑप्शन देखिए 4 आई नॉट cos स्क्वायर थीटा/2 दिया है, बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो 5 रहता है, थीटा नहीं रहता है, ये थीटा नहीं रहता है वहां पर जो हमने लिखा हुआ, ये 5 क्या है, दोनों लाइट सोर्सेस के बीच का फेज डिफरेंस है। तो अभी आपको कुछ सिचुएशन यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जब इस तरह का हम इन दोनों लाइट सोर्सेस के मिड पॉइंट से जो ये पॉइंट पी ले रहे हैं, ये पॉइंट पी अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण पर होता है, तो यहाँ पर जब लाइट सोर्सेस ये वाली लाइट और ये वाली लाइट जाके यहाँ मिलती हैं, तो दोनों के बीच का पथांतर कितना होता है, पथांतर, रास्ते की लंबाई ये वाला पार्ट पथांतर, तो पथांतर यानी पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है, यहाँ पर पथांतर बराबर होता है कितना, डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा के बराबर है। थीटा क्या है, ये वाला थीटा यहाँ पर है, डी क्या है, दोनों सोर्सेस के बीच का डिफरेंस, ये डी साइन थीटा क्या है, पथांतर, पथांतर मतलब इस वाले पथ की लंबाई इस वाली पथ की लंबाई का अंतर, मतलब ये वाली लंबाई अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो इतना लंबाई आ रहा है, इस लंबाई का मान है डी साइन थीटा, ठीक है। और इस पथांतर से हम ये कलांतर निकाल सकते हैं, भाई पथांतर और कलांतर के बीच में एक संबंध होता है, कलांतर बराबर 2π/λ इंटू में पथांतर, कलांतर, कलांतर यानी फाई बराबर क्या होता है 2π/λ इंटू में पथांतर, ये फार्मूला होता है, ये पथांतर x की वैल्यू है, तो अगर पथांतर आपको मिल गया, x की वैल्यू आपको मिल गई, तो कलांतर भी निकल जाएगा और वही कलांतर यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब जरा देखिए क्या कर सकते हैं, कलांतर बराबर क्या हो जाएगा 2π/λ, लैम्डा मतलब जो प्रकाश जा रहा है उसका तरंग दैर्ध्य सवाल में दिया था, इनटू में पथांतर, पथांतर कितना है डी साइन थीटा, डी का मान हमें पता भी है, डी का मान हमें कितना पता है λ/4, यहाँ रखिएगा तो आएगा 2π/λ इंटू में यहाँ पर आएगा λ/4, यहाँ पर आएगा ये साइन थीटा, इससे कैंसिल करिए, 2 से इसको डिवाइड करिए, π/2 साइन थीटा, यानी फाई की जगह पर क्या लिखेंगे π/2 साइन थीटा, ये फाई की जगह पर रखा जाएगा, इस फाई की जगह पर, तो π/2 साइन थीटा और अपान में 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा π/4 साइन थीटा, जगह की कमी है, कहां पर लिखा जाए, चलिए काम करते हैं, इसको यहां से मिटा देते हैं, हम इधर फाई की वैल्यू जो हमने निकाली है वो यहाँ लिख देते हैं, फाई बराबर क्या π/2 साइन थीटा, ये हमें मिल गया क्या थीटा की वैल्यू, फाई की वैल्यू थीटा के टर्म में, तो अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, तो आएगा 4I0 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5/2, फाई की ये वाली वैल्यू रखेंगे और उसके अपान में 2 करेंगे तो आएगा π/4 साइन थीटा, ये सवाल था, ठीक है ना। पहला ये ऑप्शन देखते हुए अगर आपने टिक कर दिया जल्दबाजी में तो गए फिर आप, ठीक है ना। हमने सुना है कि 2018 में जब ये एग्जाम हुआ था तो बहुत सारी सीटें खाली चली गई थी, अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, सीटें क्यों ना खाली जाएं, जिस तरह के क्वेश्चंस आए, कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्लेन नहीं है, रेयर 1-2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जबकि बाकी एग्जाम में लगभग सब फ्लैट होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, यहाँ लगभग हर सवाल में कुछ ना कुछ यूनिक चीज है ना, तो इसी वजह से मुझे लगता है वो सीटें खाली गई होंगी, हालांकि तब तो मुझे पता भी नहीं था कि अल्टीग्रेड, टीजीटी और पीजीटी ये सब चीजें क्या ही होती हैं, तब इसका आइडिया नहीं था। हाँ मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है सर, देखिए ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, एकदम डिस्कनेक्टेड हैं आप, 6 साल बाद या 8 साल बाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो कैसे समझ आएगा, डायरेक्ट हमने सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया है, तो पर्पज आप समझिए इस क्लास का, ठीक है ना। हम टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे, जब ये टॉपिक्स आएंगे सिलेबस में, फिर वापस से इस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको हर एक बात समझ आएगी, क्योंकि हमने ये वो सारी बातें आपसे पहले करी नहीं, कलांतर, पथांतर, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, जनरल फार्मूला, कुछ कोई बात नहीं हुई पहले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कह रहे हैं कि 4 लाइट वेव्स आर रिप्रेजेंटेड एज बिलो, 4 लाइट के सोर्सेस का इक्वेशन दिया है, y बराबर a1 sin ओमेगा 2, y बराबर a2 sin ओमेगा 1 t प्लस 5, y बराबर a2 sin ओमेगा 2 t, y बराबर a2 sin 2 ओमेगा t, कह रहे हैं दी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में ओनली बी ऑब्जर्व ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ, जो इंटरफेरेंस का पैटर्न बनेगा
जो व्यतिकरण का जो फ्रिंज बनेगा, वो फ्रिंज बनने के लिए इन चारों में से कौन सी दो लाइट सोर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो भाई इंटरफेरेंस होने के लिए किस तरह के लाइट सोर्स होने चाहिए। इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं कि दोनों लाइट सोर्स कैसी होनी चाहिए। दोनों लाइट सोर्स पहली बात तो सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए। सेम डायरेक्शन में जाने के साथ साथ दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। दोनों का एम्पलीट्यूड जो है उस लगभग बराबर होना चाहिए, यानी A1 और A2 लगभग बराबर होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए एम्पलीट्यूड, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो पूरा ही बराबर होना चाहिए। यानी अगर दो प्रकाश तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति बराबर है, जिनका एम्पलीट्यूड लगभग बराबर है और एक ही दिशा में जाएगा, सुपरपोजिशन करेगा, और इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, तब जाके इंटरफेरेंस होता है। ठीक है ना, व्यतिकरण होने की ये कंडीशन है कि दो समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की तरंगे एक दिशा में चलते हुए आपस में सुपरपोजिशन करें और उनका जो फेज डिफरेंस है यानी कलांतर है वो समय के साथ नियत रहे। यानी दोनों सोर्सेस कैसी होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस अगर हैं तो इनके बीच में सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, व्यतिकरण फ्रिंजे बनती है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है। डायरेक्शन का तो कोई सवाल नहीं है, फेज डिफरेंस तो सबका ही कांस्टेंट दिख रहा है, मामला सिर्फ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का है। तो एम्पलीट्यूड लगभग बराबर होना चाहिए, सवाल में दिया भी है A1 और A2 लगभग बराबर है, तो A1 के साथ A2 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको ले लें तो इसमें देखिए A1 है, यहाँ पर क्या है A2 है, तो ठीक है लगभग बराबर है, सही है। आवृत्ति यहाँ ω1 है, यहाँ ω2 है, ये भी सही है। दोनों के फेज का डिफरेंस फाई भी कांस्टेंट है, यानी इन दोनों में पॉसिबल है, इन दोनों में पॉसिबल है इंटरफेरेंस। इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या? अच्छा ऑप्शन तो एक ही कोई सही होगा, एक ही सही होगा, तो बात ही खत्म हो गई। अब आप चाहे एक के साथ दो, यानी पहला और दूसरा का सुपरपोजिशन होने से इंटरफेरेंस होगा, सही है। पहले के साथ तीसरे का क्यों नहीं होगा? पहले के साथ तीसरे का इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी ω1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी ω2 है, और इंटरफेरेंस के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो गई इसलिए गलत हो गया पहले का। और आगे क्या दिया है, और पहले का चौथे के साथ दिया है, पहले का चौथे के साथ क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ω1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ω1 है, फिर से अलग हो गया, और जबकि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तो इसलिए फिर से नहीं होगा। फिर कह रहे हैं तीसरे और चौथे का, तो तीसरे और चौथे में देखिए ये ω2 है और ये 2 टाइम्स ऑफ ω1 है, फिर से फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गया, फिर से डिफरेंट हो गया। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी जिसमें इक्वल है और एम्पलीट्यूड लगभग इक्वल है, वहीं पर इंटरफेरेंस पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2, 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। करें दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट पासिंग फ्रॉम डायमंड टू एयर इज। लाइट कहां से कहां पास हो रही है? लाइट पास हो रही है डायमंड से एयर में, कहां से कहां? डायमंड से एयर में। और जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है और अगर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो जाए तो वापस लौट जाती है, इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। या जिस एंगल पर लाइट आए और ये बिल्कुल बीच से होकर जाए, उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। तो सवाल में इसके लिए एक फार्मूला होता है, म्यू बराबर अपवर्तनांक रेयरर माध्यम के रिस्पेक्ट में डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज इक्वल टू 1/sin c, c मतलब क्रांति कोण है। यहाँ रेयरर मीडियम एयर है और डेंसर मीडियम डायमंड है, तो एयर के रिस्पेक्ट में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, जो कि यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.42, तो 2.42 इज इक्वल टू 1/sin c। तो अब यहाँ से साइन सी की वैल्यू निकालिए, तो साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2.42, डिवाइड करने पर 0.4 समथिंग आएगा। अब एक बात बताइए, आपको तो पता नहीं है कि 0.4 कितने की वैल्यू होती है, लेकिन आपको ये पता है, आपको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी 0.5, है ना। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। आपको यानी ये बात पता है कि थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता ही है। थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, है ना। साइन 0 की वैल्यू कम होगी, साइन 30 की वैल्यू ज्यादा होगी, साइन 40 की वैल्यू और ज्यादा होगी, साइन 60 की वैल्यू और ज्यादा होगी, साइन 90 की वैल्यू और ज्यादा होगी। थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, है ना। तो साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, तो जो साइन सी की वैल्यू अगर 0.4 आई है, इसका मतलब ये जो सी होगा ये 30 से कम होगा कि नहीं। अगर साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है और यहाँ साइन सी की वैल्यू 0.4 आई है, और हमें पता है कि थीटा की वैल्यू घटने पर साइन थीटा भी घटेगा, बढ़ने पर बढ़ेगा भी,
तो अगर ये 0.5 से 0.4 आ रहा है, इसका मतलब जो 30 है उससे कम ये एंगल होगा, एंड दिस सी इज लेस देन 30 डिग्री। और सी अगर लेस देन 30 डिग्री है तो एक ही ऑप्शन प्रेजेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हम कैलकुलेट करके नहीं निकाल रहे हैं ना, हमें कहां पता है कि 24.4 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है, या तो टेबल यहां पर ब्रैकेट में दिया होता वैल्यू, बट कॉमन सेंस की बात है कि अगर 0.5 से कम आ रहा है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू भी 30 से कम होगी। हाँ, 30 से कम अगर दो ऑप्शन दिए होते तब हम नहीं बता पाते, अगर 30 डिग्री से कम दो ऑप्शन प्रेजेंट होते तब हमारे लिए सवाल मुश्किल होता, बट ऐसा कुछ नहीं है और वो टेबल में दिया होता है, बट ये सवाल ट्रिकी था, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट है आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 40 की म्यू ओ ऑर्डिनरी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के लिए दिया हुआ है, और थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट बताना है, लाइट कौन सी यूज करनी, सोडियम येलो लाइट। भाई सोडियम येलो लाइट की अगर बात करें ना, सोडियम येलो लाइट की अगर बात करें तो इसमें दो नाम आते हैं। सोडियम येलो लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है, तो इसमें दो होते हैं, एक होता है D1 लाइट और एक होता है D2। सोडियम येलो लाइट में दो कैटेगरी होती है, D1 और D2, जिसका वेवलेंथ इसका होता है 5890 एंगस्ट्रॉम, इसका होता है 5896 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां पर कौन सा यूज करें, सोडियम येलो लाइट में तो दोनों आते हैं, तो हम इनका एवरेज इस्तेमाल करेंगे, λ1 प्लस λ2 और अपान में 2, कितना आएगा, दोनों को जोड़ करके डिवाइड करेंगे, 5893 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्वार्टर वेव प्लेट का निकालना है थिकनेस, तो इसका फार्मूला होता है λ/4 ब्रैकेट में म्यू ओ और म्यू ई का डिफरेंस, ये है हमारा फार्मूला। वैल्यू रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू 5893 एंगस्ट्रॉम, और अपान एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करिए 10⁻⁻10, और अपान में हो जाएगा 4, म्यू ओ की वैल्यू और म्यू ई की वैल्यू का डिफरेंस 1.658 माइनस में 1.486, ये आपका मीटर में आएगा। ये पूरा सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपका कितना, पॉइंट में 866 इंटू में 10⁻⁻6 मीटर आएगा। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो पॉइंट में 866 इंटू में 10⁻⁻4, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। कैलकुलेशन करके आप चेक करिए, एग्जैक्ट नंबर यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आज की इस क्लास में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको आपने पहले कभी नहीं सुना है और वो आपकी आंखों के सामने से गुजरे होंगे, तो थोड़ा थोड़ा आपकी मेमोरी जो है वो जागने की कोशिश कर रही होगी। और आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े, इसलिए मैं बार बार रिपीट करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैच के अंदर जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जितनी भी आपके एग्जाम में आई हैं, ये सब आपके सिलेबस के अंदर आते हैं। आपके सिलेबस के एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आने लगेंगे। ठीक है ना, तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जो कि एलटी ग्रेड 2018 के पेपर सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर होगा, और कल के उस लेक्चर के बाद में हम अपने सिलेबस का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।